प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बहुत घबराए हुए हैं और घबराहट में वो हिंदुस्तान में जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो उद्घाटन करने पहुँच जाते हैं। आप देखिए, उन्होंने 2 दिन पहले ही कर्तव्य मार्ग पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद वे बेंगलौर चले गए, वहाँ मेट्रो की आधारशिला रखी और आज जबकि 300 विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन करना था वोट चोरी के आंदोलन के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या सूझा? ठीक 11 बजे उन्होंने कहा, मैं भी एमपीओं के लिए बनने वाले 184 फ्लैटों का उद्घाटन कर देता हूं। और इसका क्या नतीजा है? नतीजा यह है कि सारा गोदी मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सारे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर सब लग गए, मोदी जी ने 184 फ्लैटों का उद्घाटन कर दिया। ये होती है घबराहट। तानाशाह को जब घबराहट लगती है तो वो खबरों का उत्पादन करने लगता है, और उत्पादन इसलिए नहीं करता कि वो नेचुरल खबरें होती हैं, वो इसलिए ताकि लोगों का ध्यान असली खबर से हटकर दूसरी खबर पर पहुंच जाए। जो लोग इमरजेंसी के दौरान पैदा हुए, जिन्होंने इमरजेंसी देखी, वो सब जानते हैं कि जिस दिन रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और विपक्षी जनता दल की बैठक थी, उसी दिन तब की तानाशाह इंदिरा गांधी ने घोषित की कि 3 बजे बॉबी फिल्म दिखाई जाएगी। बॉबी अपने समय की सबसे चर्चित फिल्म थी, लोगों में उसकी क्रेज़ थी, और इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने बताया कि बॉबी अगर टीवी पर आएगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि सारी की सारी जनता घर पर बैठकर बॉबी फिल्म देखेगी और रामलीला मैदान सूना रहेगा। और हुआ क्या? बॉबी फिल्म का प्रदर्शन हुआ और वो टाएं टाएं फिस हो गया। सारी जनता, सारा देश उस कैटलिस्ट, उत्प्रेरक घटना की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो गया, और उसी दिन तय हो गया कि अब जनता पार्टी की सरकार को कोई नहीं रोक सकता। और रोकने में भूमिका किसे निभाई? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बाबू जगजीवन राम। उन्होंने उसी दिन कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। वो रामलीला मैदान में पहुँचे और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक पार्टी बनाई और उनके 31 सांसद जीतकर जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हुए और वो उप प्रधानमंत्री बने। अब कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि मोदी सरकार इस समय डरी हुई है। सारे मोदी जी के संस्थान डरे हुए हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और हिंदुस्तान में जितनी भी संस्थाओं का बेड़ा गर्क मोदी सरकार ने किया है, वो सब के सब डरे हुए हैं, क्योंकि उनको राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि आप चाहे रिटायर हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम चोर को घर से पकड़कर उसको मोर बनाएंगे। और मोर बनाने का मतलब ये है कि मोदी जी जो अब तक समझते थे कि वो जिस तरह की अपनी कलाकारी दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, जिस तरह अपनी जादूगरी दिखाते हैं, उससे उनको बड़ा गलतफहमी थी कि इससे देश की जनता भ्रमित हो जाएगी। वास्तव में वोट चोरी एक हिंदुस्तान के आज़ाद इतिहास के 75वें साल में, संविधान गणतंत्र के 75वें साल में सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध होने जा रहा है। और ये घोटाले की नींव कब रखी गई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं आपको लगातार कहता हूँ कि 2019 में जब मोदी जी की सरकार दोबारा बनी थी, तभी उन्होंने तय कर दिया था कि आने वाला कोई भी चुनाव ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से ना हो। कैसे? 2019 में सरकार ने सेंसस कराने के लिए 8,750 करोड़ रुपए का बजट रखा था, और तब सेंसस आयुक्त बनाया था विवेक जोशी को। ये विवेक जोशी कौन है? ये विवेक जोशी आज
हमारे चुनाव आयोग के तीसरे चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के नाम होते हुए इनके राज में इन्होंने ही मोदी जी को समझाया कि जनगणना नहीं करानी। इन्होंने ही बताया कि कैसे आपको वोटर लिस्ट में घपले करने हैं। उन्हें पता था कि अगर देश की जनगणना हो जाएगी तो जनगणना से आपको पता चल जाएगा कि 18 साल से उम्र की कितनी जनसंख्या है और देश में कितने वोटर हैं, उससे एकदम तय हो जाएगा। सारे आंकड़े जनसंख्या से पता चल जाते हैं। किस राज्य की कितनी जनसंख्या है, किस ज़िले में कितने लोग हैं, किस असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जनसंख्या कितनी है। अब आप देखिए, अगर ये प्रूव हो जाता कि 2021 के चुनावों में बिहार की जनसंख्या 7 करोड़ है, मान लीजिए 7 करोड़ है, तो 7 करोड़ में वोटरों का पता चल जाता है भाई इतने वो करोड़ हैं। अगर ये होता कि भाई बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है और उसमें 7 करोड़ 18 साल से उम्र के वयस्क हैं, तो ये चुनाव आयोग जो कह रहा है ना कि हम ढूंढ रहे हैं कि कितने लोग मर गए, कितने बाहर से आ गए, कितनों ने जगह छोड़ दी। अरे जनसंख्या में तो एक आदमी एक बार गिना जाता। अगर जब मोदी सरकार ने 2021 की जनसंख्या करा ली होती तो आज ये जो कह रहे हैं ना SIR, सीरियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ये सब फर्जीवाड़ा है। इसकी नींव किसने रखी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उसका नाम है विवेक जोशी। और उसको रखवाई किसने, उस समय के जो गृह मंत्री थे अमित शाह। क्योंकि आयुक्त जो सेंसस का होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो 3 आदमी हैं जिन्होंने SIR में घपले की नींव रखी। एक मोदी, एक अमित शाह और एक विवेक जोशी। और इन तीनों ने जो षड्यंत्र किया उसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है। अब सवाल आता है कि ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया, इसका खुलासा कैसे हुआ। राहुल गांधी ने तो आज बताया कि भाई हमने 6 महीने मेहनत की, हमने सारे डाटा को एनालिसिस किया और महादेवपुरा का हमने पूरा का पूरा जो चुनाव का ढांचा है उसकी जब गणना की तो पता चला कि एक जगह 370 पोलिंग स्टेशन पर 80 लोग एक कमरे में रहते हैं, 35 नंबर कमरे में, और वहाँ पर कोई नहीं मिला। अब लगातार सारे प्रेस वाले जाते हैं, इंडिया टुडे वाले भी गए, आज तक के लोग भी गए, न्यूज़ 24 वाले भी गए। सब ने पाया कि उस कमरे में एक पति और पत्नी रहते हैं, वो बंगाल से आए हुए हैं और बाकी 80 लोग गायब हैं। दूसरी एक जगह है जिसका नाम है बियर स्ट्रीट, जो कि एक रेस्टोरेंट है। बेंगलोर में लोग वहाँ जाकर बियर पीते हैं, एक तरह से एंजॉय करते हैं। उस रेस्टोरेंट में 53 लोग हैं। अब आ रहा है मोकामा में जो SIR हुआ है, एक घर में 253 लोग रहते हैं, एक घर में 247 लोग रहते हैं। और एक नतीजा तो बड़ा गंभीर और बड़ा दिलचस्प है, वो है कि एक राम कमल दास, राम कमल बीजेपी का दास, राम कमल दास नाम के, अब मुझे नहीं पता ये आदमी सही है गलत है, ये आदमी भी गलत होगा और चुनाव आयोग मुझे भी एक नोटिस देगा कि भाई तुमने राम कमल दास को फर्जी बताया है तो आप जो है एफिडेविट पे आकर मुझे बताओ। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं चुनाव आयोग को कहता हूँ चोर आयोग है। मैं कहता हूँ तीनों चुनाव आयोग तो हर दर्जे के बेईमान हैं। मैं कहता हूँ ये चुनाव आयोग ऐसा निकम्मा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चिट्ठी को अपने कूड़ेदान में डाल देता है। मुझे आज तक कोई नोटिस नहीं देता। मैं बड़ा परेशान हूँ। भाई हिम्मत दिखाओ, इतनी ताकत है तुम्हारे पास, आयुक्त हो, नोटिस दे सकते हो, दो। नहीं देंगे। मेरे पास सारे तथ्य हैं
और तथ्य हैं तो नहीं देते कभी। मैं इनको रोज़ गाली लिखता हूँ, चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखता हूँ। राष्ट्रपति को कहता हूँ भाई तू अनपढ़ औरत है, कम से कम संविधान तो पढ़ ले। इससे पहले के जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी मैंने कहा भाई तू अनपढ़ है, तू, मैं शब्द इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूँ, कम से कम इनकी आत्मा तो जगे। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मेरे पास सच्चाई है और ये सरकार इतनी निकम्मी और डरपोक है कि सच्चाई से डरती है। अब देखिए जो सारे आंकड़े आ रहे हैं, सारी चीज़ आ रही है, उस पे इनका तर्क क्या है? इनका कहना है कि भाई आपने जो ये आपत्ति विसंगतियों पर उठाई है, ये समय सीमा निकलने पर हो गई है। आप समझिए किसी भी चीज़ के सुधार के लिए कभी भी कोई चीज़ जो है, कानून नहीं कहता कि कोई चीज़ जो है लेट है। एक कहावत है, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, यानी कि अगर गलती सुधारनी है तो सुधार लेनी चाहिए, और अगर आप उस गलती को नहीं सुधारते तो आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही न्याय का सिद्धांत है और यही लैटिन की फ्रेज़ है, पोटस नॉन क्वेन अनक्वेन। इसका मतलब ये है कि गलती को जब भी पता चले सुधार लेना चाहिए। ये बनियों की पार्टी है, भारत सरकार है। एक शब्द लिखा रहता है जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, ENOE लिखा रहता है नीचे, एरर एंड ओमिशन कैन बी रेटिफाई एट एनी टाइम। आंकड़ों में गड़बड़ी हो उसे तुरंत सुधारना चाहिए, बही खाते में गड़बड़ हो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। आप मरीज का इलाज कर रहे हो और डॉक्टर मान लीजिए गलत इंजेक्शन लिख देता है और ये पता चलता है कि 2 महीने से हमने इस मरीज को गलत इंजेक्शन दे दिया है, तो ये क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन वाले इसे सुधारने नहीं देंगे, इस साले को गलत इंजेक्शन लगा दो, मरता है तो मर जाए, मरीज जान से जाए, लेकिन सुधार नहीं होना चाहिए। ये बताता है कि इन चोरों के मन में डर है, और डर के लिए मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था, चुनाव आयोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुरक्षा बढ़ी हुई है, सारे को ऐसे फोर्टिफाई कर दिया है जैसे पाकिस्तान की सेना हमारे निर्वाचन सदन पर हमला करने वाली है। पुलिस, महिला बुजुर्ग सांसदों को, टीएमसी की 3 बुजुर्ग सांसद वहाँ बैठी थी, उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर गाड़ी में धकेल के घुसेड़ दिया। हमारे एक मित्र हैं सुनील अत्री, वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई तो पुलिस ने उनको कहा अपनी वीडियो डिलीट करो। उन्होंने अक्लमंदी दिखाते ही जब वीडियो बनाई तभी उसे आगे भेज दिया था। वो मेरे पास भी है और लोगों के पास भी है। तो आप समझिए सरकार किससे डरती है? कैमरे से, फोटो से। अरे मोदी नाम का आदमी, कैमरा ना हो तो ये आदमी नहाए ना, खाना ना खाए। अगर किसी दिन कोई कैमरा ना हो तो मोदी जी को अगर लाल किले पे भाषण देना, भाषण नहीं देगा, कहेगा कैमरा लाओ तभी भाषण दूंगा। तो आप समझिए कैमरा प्रेमी चाहता है दूसरों की फोटो ना छपे, मेरी छपे। ये कैसी इच्छा है? ये तो मोदी की ऐसी इच्छा है कि शादी हो तो मेरी हो, सुहागरात हो तो मैं मनाऊं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो उनमें 70 करोड़ रणवीर हैं, लेकिन शादी मोदी की, फोटो मोदी की, सुहागरात मोदी की। अरे अपने नाम को अच्छे कामों से इतना पवित्र बनाओ कि लोग कहें कि भाई आदमी हो तो ऐसा हो, ना कि हिटलर की तरह। हिटलर से लोग इतनी घृणा करते हैं कि किसी आदमी ने अपना नाम हिटलर नहीं रखा। जर्मनी में लोग अडोल्फ हिटलर अपने बच्चों का नाम नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता है ये ऐसा दुष्ट है। इसलिए हिंदुस्तान में रावण नाम का आदमी नहीं मिलता, कोई नहीं रखता। कंस नाम नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिन लोगों के नाम से ही बदबू आती है। मोदी जी ऐसे कर्म मत करो कि लोग नरेंद्र नाम रखना बंद कर दें। पहले नरेंद्र नाम से बड़ा एक लोगों को संतुष्टि और आदर मिलता था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की याद आती थी।
उनका नाम नरेंद्र था। अब नरेंद्र के नाम से लोग अपने बच्चों का नाम नरेंद्र नहीं रखते। वो इसे नहीं रखते क्योंकि सारी बेईमानी, सारी जुगत, सारी हर तरह की कुटिल काम, धूर्तता इस आदमी ने इतनी करी है, और इसलिए अमित नाम भी लोग नहीं रखेंगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ज्ञानेश कुमार नाम भी नहीं रखेंगे, और लोग सुखबीर सिंह संधू नाम भी नहीं रखेंगे, और जो विवेक जोशी मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं रखेंगे। ये 5 जो है देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पापी हैं, ये अपराधी हैं, देश के साथ अपराध कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, और इस 15 अगस्त पे जब मोदी जी भाषण देने आएंगे तो आपको वो आदमी नज़र आएगा जो देश की स्वतंत्रता, देश के गणतंत्र, देश के लोकतंत्र का हत्यारा है। और हत्यारा इसलिए है क्योंकि अब धीरे धीरे पोल खुलने लगी है, और पोल खुलने से मोदी जी को हर तरह से डर लगने लगा है। सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ? बिहार में जेडीयू के, बिहार में बीजेपी के लोगों को Z+ सिक्योरिटी दे दो। Z+ सिक्योरिटी नेताओं को चाहिए। आप सोचते हैं कभी गांधी जी को Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत थी? नेहरू को थी, कभी सरदार पटेल को थी, लोकनायक लोकमान्य तिलक को थी, किसको थी? नेता वो होता है जो जिसके इशारे पे जनता बैठे, जिसके इशारे पे जनता उठे। अगर अपनी जनता से ही, अपने वोटरों से ही, अपने कारिंदों से ही लोगों को डर लगने लगे तो समझ लीजिए वो नेता नहीं है। नेता के रूप में रावण है, नेता के रूप में डरा हुआ आदमी है, और डरे हुए आदमी से न लोकतंत्र संभलता है, न संविधान संभलता है, न देश की संसद चलती है, और ना वो व्यक्ति देश के लिए किसी तरह से एसेट बनता है। मोदी जी आज देश के लिए लायबिलिटी हैं। देश का उन्होंने हर मामले में बेड़ा गर्क किया है। आज हिंदुस्तान पे जो कर्ज है वो 215 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। 215 लाख करोड़। और पिछले 6 महीने में देश की जो इकनॉमी है, जिसका रोज ढोल पीटते हैं, उसमें 1 ट्रिलियन की कमी आ गई है। इसीलिए इन विचारों को रोज़ कहना पड़ रहा है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। थोड़े दिन बाद कहेंगे हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, फिर अगले साल कहेंगे हम दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भाई, बातों से अगर पेट भरता तो आप कब के हिंदुस्तान के हर आदमी को अरबपति, कुबेर बना चुके होते। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा। मेरे पास घर में आज एक लड़का आया, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, और बोला मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए अटैचियाँ ठीक करता हूँ, अटैचियों में चैन और ताले लगाता हूँ। तो ये देश का हाल है। और इस देश का हाल जब है जब हमने आज़ादी के 78वें साल में ऐसी घटिया सरकार देखी है, जैसी घटिया सरकार हिंदुस्तान कभी नहीं देख सकता। हिंदुस्तान के लोग कैसे सहन कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मोदी मीडिया आज भी कह रहा है कि देश धड़ाधड़ तरक्की कर रहा है। हमारे रक्षा मंत्री तो और आगे बढ़ गए, बोले हम जो है इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि जल्दी हम अमेरिका को जो है सबक सिखा देंगे। और दूसरी ओर हिंदुस्तान की सेना 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को युद्ध अभ्यास कर रही हैं, और सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें जल्दी ही दूसरी लड़ाई लड़नी है। मेरा मानना है कि 13 तारीख की 8 बजे एक छोटा सा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में होगा, ताकि मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले कह सकें कि हमने देखो दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। अब खट्टे होते नहीं होते, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।